हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। हम लोग एनवायरनमेंट की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं और हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर रहे थे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोलॉजी के बारे में। तो आज उन्हीं प्रिंसिपल को कंटिन्यू करेंगे। एडेप्टेशन का प्रिंसिपल हमने कर लिया था। एडेप्टेशन के प्रिंसिपल के कंटेक्स्ट में हमने मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की बात करी थी। जैसे हमने ये करा था कि जब ट्रीज़ जैसे जब बढ़ते हैं तो जिराफ की गर्दन भी उस हिसाब से बढ़ने लगी थी इवोल्यूशनरी चेंजेस की वजह से। ठीक है, तो ये होता है मॉर्फोलॉजिकल चेंज। इसमें मैंने एक टर्म बताई थी जो कि प्रीलिम्स के लिहाज से आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, हाइपर थर्मोफाइल। थर्मो मतलब टेम्परेचर, हाइपर मतलब हद से ज़्यादा टेम्परेचर, फाइल मतलब उसमें एडजस्ट करना। ठीक है, तो हाइपोथर्मोफाइल का कंसेप्ट ये कहता है कि भैया कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ बैक्टीरिया, कुछ भी मतलब एक जीव जंतु ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली गर्म एनवायरनमेंट के अंदर, जहाँ पर 60 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर होना। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कभी हम लोग जैसे 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है, क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं वहाँ पे? अब वो वाली बातें मत करना, हाँ अगर मैं एसी में बैठा हूँ तो या स्विमिंग पूल में तैर रहा हूँ तो वो अलग बात है। ये तो दिन भर थोड़ी ना कर लोगे, 24 घंटे स्विमिंग पूल में और एसी में थोड़ी ना बैठ लोगे। वैसे मतलब 60 डिग्री का कहीं पर अगर टेम्परेचर मिलता हो, क्या हमारी बॉडी सर्वाइव कर सकती है लॉन्ग टाइम तक? हाँ, 60 बहुत है। 60 में थोड़ी देर खड़ा हुआ जाए तब भी समझ में आ सकता है कि इंसान की पूरी एनर्जी ड्रेन हो सकती है वहाँ पर खड़े हुए। और जो बहुत गर्म एनवायरनमेंट में जैसे रह रहे हैं, जैसे कोई अफ्रीका के सारा डेजर्ट वगैरह से कहीं से, या अफ्रीका के किसी भी हॉट क्लाइमेट रीजन से कहीं आए, या जो राजस्थानी लोग हैं, वो थोड़ा बहुत टॉलरेट कर सकती है उनकी बॉडी। लेकिन अगर आप ऐसा मानो कि अंकिता किसी कश्मीर के या लेह लद्दाख के आदमी को खड़ा कर दो अगर ऐसी जगह पर, तो या फिर रशिया में जहाँ पर -डिग्री टेम्परेचर होता है, तो उसकी वो मर सकता है ना? बताओ, मर सकता है ना? ये चीज़ है। ठीक है, अब दो तरह के बैक्टीरिया की हम लोग बात करते हैं, आर्काई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्काई बैक्टीरिया, देखो हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं ना अक्सर, इतना जब हम लोग मिलाते हैं इसके आगे जब लॉजी लिख देते हैं तो आर्कियोलॉजी बन जाता है। आर्कियोलॉजी मतलब क्या? ऐसी स्टडी जो कि इतिहास के बारे में हो। आर्काई मतलब कोई भी चीज़ जो ओल्ड होती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में ना आर्काई बैक्टीरिया को शॉर्ट में आर्किया भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी गर्लफ्रेंड ने नाम रखा होगा इसका, छोड़ो, हमें क्या करना। आर्काई बैक्टीरिया एक एंशिएंट बैक्टीरिया है। आर्काई का मतलब इसलिए मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। और एक होता है यू बैक्टीरिया। जैसे मैं बड़े टाइम से आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ शैली, मैंने आपको उस दिन वॉइस मैसेज भेजा था कि साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है पॉजिटिव स्ट्रेस, जिसको यू स्ट्रेस कहते हैं। बोला था ना मैंने कि यू स्ट्रेस तो अच्छा स्ट्रेस होता है। मैंने एक रिकॉर्डिंग में, अगर आपको याद हो, मैंने वॉइस मैसेज भेजा था आपको जब आप पूछ रहे थे कि थोड़ा सा मेंटल डिस्टर्बेंस रहती है या फिर पढ़ाई में जब मन नहीं लगता और जब आप प्रेशर डालते हो तभी मतलब पढ़ने का मन करता है, तो आप कुछ सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने कहा था ना, अगर आप ये तो एक मैंने कहा था एक डेडिकेटेड बच्चे की निशानी है ना। तो ये यू जो वर्ड है ना, यू, अब इसको भूलना मत। जिस भी शब्द के आगे ये लग जाए तो ये है ट्रू, यानी कि अच्छा स्ट्रेस है वो आपका। ठीक है, तो ऐसे यू बैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ठीक है, ये जो आर्काई बैक्टीरिया होते हैं और जो यू बैक्टीरिया होते हैं, ये लीस्ट ऑर्गेनाइज्ड यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब देखो, ये चीज़ मैं जनरली आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे इसके और डिफरेंसेस के साथ ना, आप लोग मुझे 9th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी में बायो में ये चीज़ होती है, अगर आप थोड़ा रिकॉल कर पाओ। दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं यूकार्योटिक और दूसरे होते हैं ये वाले प्रोकार्योटिक। इनके बीच में आप मुझे ना, चाहे इंटरनेट से ढूंढो चाहे कुछ भी करो, ये 6 डिफरेंसेस मुझे बताना। एक बात दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, 6th क्लास से 9th क्लास की जो साइंस की बायो की एनसीईआरटी है ना, साइंस की एनसीईआरटी, उसके अंदर जो बायो का पोर्शन है ना, आप ऐसा मान लो, इवन बायो का नहीं, देखो बायो 90%, फिजिक्स 55% और केमिस्ट्री 30%। आप ऐसा मान लो कि ये ना साइंस की दिशा में एक महारत है। आपको घटना चक्र वगैरह या फिर इधर उधर करंट अफेयर जाने से पहले इन पे एक बारी कंठस्थ इनको कर लेना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं ना, बच्चे सोचते हैं कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बात बताऊँ आपको, सिर्फ एक स्टेटमेंट का खेल होता है। एक स्टेटमेंट इन तीनों क्लास की एनसीईआरटी से 6, 7, 8, 9 इन 4 क्लास की एनसीईआरटी से निकाली गई होती है। 10th वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं फिर भी कह रहा हूँ, लेकिन ये 4 क्लास की एनसीईआरटी से एक स्टेटमेंट निकाली गई होती है साइंस वाले क्वेश्चंस में जो बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं।
बस वो एनसीईआरटी की अगर आपको लाइन याद है ना, अगर वो दिमाग में कंठस्थ है वो लाइन, आप आराम से ऑप्शन को एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच पाओगे। और ऐसे अगर क्वेश्चन आ गए, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ साइंस में ऐसे क्वेश्चंस में आपकी एक्यूरेसी लगभग 90% टू 95% रहती है। जिस दिन आप ये प्रिपेयर कर लोगे, हम लोग ये प्रिपेयर करेंगे, तब आप देखना फिर आपके लिए कोई भी क्वेश्चन मतलब डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे, फिर आप कहोगे अच्छा यार इसका कंसेप्ट तो यार एनसीईआरटी के अंदर बेस्ड है, इसने फालतू में इतनी तिगड़म फैलाकर ये चीज़ बता रखी है। हम लोग अपनी एक्यूरेसी को 99% करने के लिए ये भी तो करेंगे ना। मैंने बताया था 11th क्लास की, सबको याद है जब शुरू में फाउंडेशन कोर्स से स्टार्ट हुआ था, बायोटेक्नोलॉजी की एनसीईआरटी आ चुकी है, उसको भी करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। फिर आपको वो पता लगेगा उसके अंदर 3 पेरेंट बेबी का कंसेप्ट है ना, CRISPR-Cas9 क्या होता है, या फिर क्या याद है चिमेरिक स्टडी मैंने एक बार बताई थी कि शेर के सेल को इंसान में डाल दो तो बच्चा उतना जितना फास्ट भागने लगेगा, शेर वाले गुण आ जाएंगे उसके अंदर। ये सब कुछ पॉसिबल है। आगे बात करते हैं। हाँ, ये लीस्ट ऑर्गेनाइज यूनिसेल्युलर। अच्छा, यूनि मतलब क्या, इनके अंदर एक ही सेल होता है और एक प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये आप 6 डिफरेंस मुझे बताओगे इन दोनों सेल्स के बीच में, क्योंकि ये बहुत बेसिक है और ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अलॉन्ग विद आर्काई बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया होते हैं, इसका नाम अक्सर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान पर, भले ही आप रिकॉल ना कर पाओ। साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया कुछ नहीं होता, एक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है, यानी कि एक नीला हरा सा मिश्रण वाला एक एल्गे होता है। अच्छा, अब हर एक बैक्टीरिया वायरस वगैरह का एक बताओ मुझे, एक फैमिली होती है ना, एक फैमिली होती ना। जैसे जब कोविड आया था तो आपने एक फैक्ट सुना होगा ना कोविड के बारे में, कि ये कोविड जो है ना, ये पहली बार आने वाला वायरस नहीं है, इससे पहली भी आ चुके हैं। 19 वर्ड इसके आगे जो लगा है, ये एक नए प्रकार का वायरस है। ये फैक्ट सबको पता है ना, ये वाला थोड़ा बहुत है ना, कि कोविड कोई नई चीज़ नहीं है। कोविड जो वर्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये एक नई चीज़ है जिसमें अंदर ये इसका बैक्टीरिया जो ये जो वायरस है, ये 19 वर्ड इसको आगे लगाना है। इसका मतलब एक फर्दर क्लासिफिकेशन इसके अंदर करी गई है कोविड कैटेगरी में, कोरोना वायरस है ना। अब हर एक ऐसी ऑर्गेनिज्म ना एक पर्टिकुलर फैमिली से बिलोंग करता है, किंगडम से बिलोंग करता है। ये हम देखेंगे कि कैसे, जैसे यार एक बात बताता हूँ, हमने जैसे दोस्तों ये पढ़ा था ना, बायोस्फीयर, उसके नीचे इकोसिस्टम, फिर कम्युनिटी, फिर पॉपुलेशन, फिर इंडिविजुअल, फिर टिश्यूज़, फिर सेल्स, फिर मॉलिक्यूल्स। ऐसी सेल्स की या फिर वेरियस ऑर्गेनिजम्स की डिवीजन होती है, फर्दर क्लासिफिकेशन होती है कि वो अलग अलग फैमिली, किंगडम, ग्रुप इससे बिलोंग करते हैं, तो उनके इसके किंगडम का नाम है। ठीक है, ये सारे सेल्स आर्काई बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया अलॉन्ग विद साइनोबैक्टीरिया, दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। दे बिलोंग टू किंगडम मोनेरा। ये वाला फैक्ट आपने इससे पहले कहीं सुना नहीं होगा वैसे, है ना। यहाँ पर क्या होता है इन सेल्स के अंदर, दे आर लीस्ट ऑर्गेनाइज यूनिसेल्युलर प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। देखो अभी तक वो उन दो के बारे में बोल रहा था, अब वो कह रहा है कि आप आर्के बैक्टीरिया को कंबाइन कर दो, यू बैक्टीरिया को डाल दो इस कैटेगरी में, और साइनोबैक्टीरिया को डाल दो। ये सारे के सारे एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल्ड बैक्टीरिया ये सारे के सारे, और प्रोकार्योटिक सेल्स हैं, प्रोकार्योटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ पे। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं, अंकिता आवाज़ आ रही है आपको, या प्रतिष्ठा आपको आवाज़ आ रही है? मुझे एक बात बताओ, इनमें से प्रतिष्ठा किसको हम लोग, इन तीनों में से किसको नेकेड आई से देख सकते हैं, नंगी आंखों से, बिना मतलब उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोस्कोप वगैरह के? आर्काई बैक्टीरिया को, यू बैक्टीरिया को, या साइनोबैक्टीरिया को? बताओ, कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? अनुज या शैली, किसको? किसी को नहीं, क्योंकि जहाँ पर वर्ड बैक्टीरिया आ गया वहाँ पर आप नहीं कर सकते ऐसा काम। बताओ, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? कोई भी ऐसा बैक्टीरिया कुछ भी है जिसको आप नेकेड आई से देख सको? बताओ, नहीं ना। इसको बहुत बारीकी से मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका माइंड एनालिसिस के लिए तैयार हो जाए, मतलब क्योंकि आपने इस बुक में अभी तक ये चीज़ तो देख ली होगी ना, इनिशियल चैप्टर्स के अंदर एनालिसिस प्लस फैक्ट का मिश्रण है, और ऐसी चीज़ें जिसको हमने पहले, हमारा कोई बेस नहीं है इसको पढ़ने का, है ना। ये चीज़ें कहाँ पढ़वाई गई हैं हमें स्कूल में या कोई एनसीईआरटी में, है ना। इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसलिए कई लोग मतलब जैसे मुझे बोलते हैं कि एनवायरनमेंट जितने स्पीड से करा रहे हो, तो भैया करना भी तो सिर्फ यही सोर्स है ना, और प्रीलिम्स और मेंस को कंबाइन करके करना है। क्वेश्चन लोग क्यों नहीं कर पा रहे एनवायरनमेंट की? क्योंकि वो भाग रहे हैं कि 50 पेज का कोई कंप्रेस समरी मटेरियल मिल जाए बाजार के अंदर, वो मिल जाए, उससे काम नहीं बनेगा। यूपीएससी पागल थोड़ी ना है कि 50 पेज के समरी मटेरियल से तुम्हें कलेक्टर बना देगा।
आर्काई बैक्टीरिया जो है वो सेपरेट तरीके से इवॉल्व हुआ था फ्रॉम बैक्टीरिया, मतलब जैसे नॉर्मल बैक्टीरिया जो होता है ना उससे थोड़ा सा अलग तरीके से वो इवॉल्व हुआ था। क्यों? क्योंकि ये वाली बात किसकी है? देखो एंशिएंट बात है। अब ये बहुत पुराने ज़माने, मतलब बहुत एक पहले से चलता हुआ आया बैक्टीरिया है। तो जिस तरीके से नॉर्मल बैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया इवॉल्व होते हैं ना, इसका इवोल्यूशन थोड़ा सा अलग रहता है। जैसे अगर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप ऐसे कंपेयर करो, आर्कियोलॉजी में मैं गया, जिस हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि स्टोन टूल्स जो प्री हिस्टोरिक मैन यूज़ करता था और आज के टाइम में 2022 में जो इंडिया में जो आदमी यूज़ करता है, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? बताओ। उनकी लाइफस्टाइल में, हमारी लाइफस्टाइल में, उनके घर बनाने की प्रक्रिया में, हमारे घर बनाने की प्रक्रिया में डिफरेंस है कि नहीं है? बताओ, है कि नहीं? है ना, ये चीज़ है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, एक बात याद रखना, अब प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में आप जानो, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो स्टोर नहीं होता विद इन अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अब मैं ये समझा देता हूँ, बहुत ईजी है। देखो, हर सेल के अंदर एक उसकी जान होती है जो कि उसकी आत्मा होती है, न्यूक्लियस। ये मैं मान लूँ ये कोर में होती है, बिल्कुल इतना तो पता होगा, इतना पता होगा। अब हर एक न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट कर रही होती है कि स्किन की लेयर, ऐसे हर एक सेल के अंदर ऐसे करके, जिसको हम लोग बोलते हैं उसकी मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस, अंदर आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस, और ये जो येलो कलर की जो इसकी बाउंड्री दिख रही है आसपास, ये है इसकी मेम्ब्रेन। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ना जेनेटिक मटेरियल इस मेम्ब्रेन में या फिर इस न्यूक्लियस में स्टोर नहीं होता है। अब जेनेटिक मटेरियल आप कहोगे क्या होता है? यही जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में कहते हैं डीएनए और आरएनए। इतना तो पता होगा ना अभी के लिए, मतलब मैं टेक्निकल में नहीं जा रहा हूँ, साइंस में आप पूरा, मैं कह रहा हूँ आप मास्टर बन जाओगे, आप डॉक्टर बन जाओगे, लेकिन अभी आप इतना बताओ मुझे कि ये तो पता होगा ना कि डीएनए आरएनए जो हमारा होता है कि यही हमारी जनरेशन की पहचान और यही हमारे पूरे के पूरे एक जड़ होती है। मेरे माँ बाप के जो गुण मेरे अंदर आए हैं वो डीएनए की वजह से आए। इतना लेमन लैंग्वेज के अंदर तो जानते होगे इतना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और एक न्यूक्लियस को समझ गए कि न्यूक्लियस एक सेल की जान होता है, उसके आसपास जो उसकी आउटर लेयरिंग की स्किन होती है। जैसे भैया आप सबके पास, मेरे पास अभी मेरे फेफड़े हैं, मेरी किडनियाँ हैं, मेरे दिल हैं, क्या ये दिख रहे हैं मुझे अंदर से? किसने सराउंड कर रखा है इस चीज़ को हमारी बॉडी में? मेरी स्किन की लेयर ने, है ना, मेरे फ्लैश ने, उसी ने तो प्रोटेक्ट कर रखा चारों तरफ से इस चीज़ को, है ना। तो यहाँ से कोई ऐसा कुछ है कि आपकी बॉडी में तो कोई छेद हो रहे हैं, एकदम से खून की धाराएं निकल रही हैं, या फिर आपका हार्ट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट होते हुए यहाँ से छाती से? ऐसा तो नहीं होता ना। ये क्यों? क्योंकि एक मेम्ब्रेन सराउंड करती है हर एक सेल को। ऐसी न्यूक्लियस के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, वैसे जनरली यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आपको मिल जाता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर यहाँ पर डीएनए और आरएनए इस जगह नहीं मिलता आपको। इंस्टेड ये कहाँ पर स्टोर होता है? ये न्यूक्लियाइड में स्टोर होता है। याद रखना, ये डिफरेंस है सबसे बड़ा। न्यूक्लियस में स्टोर नहीं होता, इसलिए मैंने इसको आराम से बनाकर सिखाया है। ये न्यूक्लियाइड में स्टोर होता है, जो कि सेल के प्रोटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है। मतलब सेल के बड़े सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, उसका मेम्ब्रेन है। ऐसी सेल के अंदर एक जगह होती है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसा मान लो कि एक स्विमिंग पूल है। हमारे स्विमिंग पूल क्या मतलब, जैसे हमारी बॉडी के अंदर पानी भरा हुआ है। मैं जो मतलब बॉडी जो है, आपको इतना ये वाला फैक्ट तो पता होगा ना, बॉडी का मेजर कंपोनेंट जो है, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी लिक्विड और पानी से बनी हुई है। सबसे ज़्यादा यही स्टोर है मेरी बॉडी के अंदर इस टाइम पे, आपकी बॉडी के अंदर, किसी की भी बॉडी के अंदर। बताओ, ये पता है ना, मोर देन 70% ऑफ द कंटेंट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। ये तो पता ही होगा, है ना। अब ऐसी एक सेल में, जो आप ऐसा मान लो कि ये जो खून वाला स्ट्रक्चर जैसे मेरे अंदर लिक्विड है, ऐसे एक स्विमिंग पूल वाला स्ट्रक्चर एक सेल के अंदर जहाँ पर पानी भरा होता है, वो साइटोप्लाज्म उसका, उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है। उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियाइड के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन, डीएनए और आरएनए, एक सेल की इंफॉर्मेशन। यानी कि ऐसा मान लो ये डीएनए और आरएनए किसके अंदर है? ये न्यूक्लियाइड के अंदर है। ये न्यूक्लियाइड के अंदर है। न्यूक्लियाइड साइटोप्लाज्म के ऊपर फ्लोट कर रहा है ऐसे करके, और इसी न्यूक्लियाइड में ये इंफॉर्मेशन स्टोर है अंदर डीएनए और आरएनए की। यहाँ के लिए इतना समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ 9th में बायो की आप जाओगे ना, या फिर जब हम पढ़ेंगे, ये वाली बात आपको समझ में आ जाएगी। अब क्योंकि एनवायरनमेंट है, अब यहाँ उसको बायो को करने बैठेंगे तो पूरा चैप्टर करना पड़ेगा। अभी के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है। लेक्चर को दोबारा रिपीट करके इस पार्ट को सुनना,
समझ में आ जाएगा। और इंटरनेट से जैसा कि मैंने आपको बोला यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक, इसलिए 6 डिफरेंसेस मैंने निकालने को बोले हैं। फिर आपको ये देखना भी नहीं पड़ेगा, ये हलवा हो जाएगा आपके लिए जब आपको वो 6 डिफरेंस पता लग जाएंगे समझ के आराम से, ठीक है। क्योंकि अभी साइंस नहीं कर रहे ना हम लोग, साइंस हम बाद में करेंगे, इसलिए मैं ये वाला होमवर्क आपको करने के लिए दे रहा हूँ। मेन डिफरेंस जो होता है ना आर्काई बैक्टीरिया में और दूसरे जो ग्रुप्स होते हैं मोनेरा में। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि मोनेरा क्या होता है, आज की बात बता दोगे ना। ये किंगडम होता है जहाँ पर 3 प्रकार के बैक्टीरिया जो हैं शामिल होते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन भैया मुझे अभी पहली बार मैं ज़िंदगी में देख रहा हूँ इस किंगडम को, नाम सुन रहा हूँ। मुझे अभी मेरे टीचर ने बताया कि इसमें 3 तरह के सेल होते हैं। एक होता है आर्काई बैक्टीरिया, एक होता है अपना यू बैक्टीरिया, और तीसरा होता है साइनो बैक्टीरिया, ठीक है। मेन डिफरेंस जो होता है आर्काई बैक्टीरिया और दूसरे ग्रुप्स जो शामिल होते हैं मोनेरा के अंदर, वो ये होता है आर्काई बैक्टीरिया एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर सर्वाइव कर सकता है। अच्छा, एक बात याद रखना, ये एनवायरमेंटल कंप्लीट करके लिखा हुआ है, ऐसा मत सोचना कि सेल की भी ये मेंटल कंडीशन की बात हो रही है। यहाँ पर पीछे देख लेना था एनवायरमेंटल, ठीक है। ये कंप्लीट यहाँ पर आ नहीं रहता, तो राइटर ने ऐसा करा है। अच्छा, एक स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटीन होता है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को ना, ये हेल्प करता है ऑर्गेनिजम्स को कि वो एक प्रोटेक्टिव सेलुलर मेम्ब्रेन फॉर्म कर सके। एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि इन ऑर्गेनिज्म को हेल्प करता है कि जैसे आसपास वो अपने लेयर बना सकें, ताकि वो एक प्रोटेक्टिव लिपिड लिंक्ड सेलुलर मेम्ब्रेन, ये एक स्ट्रक्चर का नाम होता है, ठीक है। अब ये ना इनकी एक हेल्प करता है, ये एक ब्रह्मास्त्र होता है सेल के पास। इट इज़ अ की टू विथ स्टैंडिंग एक्सट्रीमली हाई सॉल्टी एरियाज। याद है मैंने पढ़ाया था ये हेलोफाइल्स, सॉल्ट से रिलेटेड जो चीज़ होती है, प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था, है ना। तो अब क्या होता है, हाँ, तो स्पेशल काइंड का एक प्रोटीन होता है इन सभी ऑर्गेनिजम्स में। अब यहाँ से आपका एक फैक्ट भी बन सकता है कि ये जो आर्काई बैक्टीरिया, ये यू बैक्टीरिया, ये और साइनो बैक्टीरिया, ये इन सब के पास एक स्पेशल तरह का प्रोटीन होता है जो कि इन ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है कि आसपास इनके, अब ये जो अंग्रेजी में आपको इतना भयंकर टर्म दिख रहा है ना, प्रोटेक्टिव लिपिड लिंक्ड सेलुलर मेम्ब्रेन, कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है। ये एक सेल है, मान लो यू बैक्टीरिया या आर्काई बैक्टीरिया या साइनो बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया अलग अलग, जैसे हम इनमें से एक को ले लेते हैं, साइनो बैक्टीरिया को ले लेते हैं। साइनो बैक्टीरिया के आसपास एक प्रकार की ऐसी एक ये मेम्ब्रेन बनती है। ये मेम्ब्रेन ना, ये वाली मेम्ब्रेन बनी हुई है एक स्पेशल तरह के प्रोटीन से, ठीक है भैया। ऐसे तो मेरी बॉडी में भी, मेरी शरीर में ये फैट वैट ये सब है, ठीक है, और मेरी आइज़ में भी ये प्रोटीन शामिल है। तो यार ये इसमें क्या फ़र्क है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ पर ये प्रोटीन इन तीनों बैक्टीरिया को हेल्प करता है कि वो एक्सट्रीमली हाई सॉल्टी कंडीशंस जब होंगी ना, टेम्परेचर की बात नहीं हो रही यहाँ पर, ये बात याद रखना, टेम्परेचर की बात ऊपर हो गई है कि जो मोनेरा ग्रुप के हैं वो ऑलरेडी सर्वाइव कर सकते हैं तीनों। मतलब इन तीनों की खास बात ये तो इनकी, मतलब जब से पैदा हुए हैं तो इनकी ये, आप ये मान लो कि इनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर के अंदर तो सर्वाइव कर जाएंगे। हम यहाँ पर एक दूसरी बात कर रहे हैं, जो ये प्रोटीन है ना आसपास, ये क्या करता है, हाईली सॉल्टी एरियाज जो होते हैं, हाईली सॉल्टी एरियाज में अगर ये चले गए, जैसे मान लो किसी खारे नदी में या फिर उसमें, तो ऐसा नहीं है, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोटीन इनको मदद करता है कि ये ना टॉलरेट कर सकते हैं एक्सट्रीमली हाई सॉल्टी एरियाज, यानी कि हेलोफाइल्स वाले एरियाज को टॉलरेट कर सकते हैं। इसके अलावा अब टेम्परेचर को तो टॉलरेट कर ही सकते हैं, आपको पता ना। इसका मतलब अगर गरम खौलते पानी में डाल दो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, क्योंकि ये वही वाली चीज़ है जो हमने ऊपर पढ़ी, ये 60 डिग्री तक का टेम्परेचर, एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, ये सर्वाइव कर सकते हैं। इसके अलावा सॉल्टी कर लिया, गर्माहट को झेल सकते हैं, और एसिडिक हैबिटेट्स को भी टॉलरेट कर सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि भैया मतलब अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ जलने वाला पदार्थ है इनके ऊपर, लाइक हार्पिक या फिनाइल अगर कुछ डाल दिया तो ये मिट जाएंगे। एसिडिक चीज़ें भी टॉलरेट कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिक हैबिटेट को बोलते हैं एसिडिक हैबिटेट, थर्मो एसिडोफाइल्स। आराम से पढ़ो, थर्मो एसिडोफाइल्स। और यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नमक वाले को, हेलोफाइल्स। तो हाईली सॉल्टी एरियाज, हाईली हॉट एरियाज, एक्सट्रीमली हॉट एरिया सॉरी, एंड हाईली एसिडिक हैबिटेट, जहाँ पर एसिडिक नेचर बहुत है किसी एक हैबिटेट का, ठीक है, वहाँ पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये इनकी खास बात होती है। और कौन से ऐसे 3 बैक्टीरिया है, एक है आपका यू बैक्टीरिया, एक है आपका आर्काई बैक्टीरिया, और तीसरा है आपका साइनो बैक्टीरिया।
इसके ऊपर अगर कभी क्वेश्चन आया किसी भी एग्जाम के अंदर, एमपी में तो चलो इतना डीप पूछते नहीं है वो, उत्तर प्रदेश के अंदर उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछना बहुत पसंद है बच्चों को एलिमिनेट करने के लिए, क्योंकि वो जानता है क्या ही प्रिपेयर कर पाएंगे, सोर्स तो है नहीं इनके पास। लेकिन ये यहाँ से आपकी मदद हो जाएगी बहुत सारी, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन छुप रखे हैं अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।